स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की और खास करके बीजेपी की पहली लिस्ट की, जहां पर बीजेपी ने 160 कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए हैं। उसकी मुख्य बातें क्या है और उस लिस्ट से हमें बीजेपी के काम करने के तरीके और खास करके गुजरात में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, उसको समझने में क्या मदद मिलती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कुछ ऐसे फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस लिस्ट के, उसको जान लेते हैं और फिर उसकी एनालिसिस, उसकी समीक्षा, उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरी लिस्ट में 160 लोगों की जो लिस्ट है उसमें से 38 सिटिंग विधायकों को ड्रॉप किया गया है। 69 जो विधायक हैं उनको रिटेन किया गया है। और अगर आप अनुपात में जानेंगे, क्योंकि बीजेपी को उस समय 2017 के चुनाव में 99 सीटें आई थी, लेकिन बाद में जोड़ तोड़ से बीजेपी ने अपनी संख्या को बढ़ाया, तो उसके मुकाबले जो 38 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है वो तकरीबन 35% के आसपास है। यानी कि 35% विधायकों को रिपीट नहीं किया गया है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। और जिसमें कि खास तौर से अगर आप भूपेंद्र जो पटेल हैं, जिनकी इस समय जो कैबिनेट है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के 5-6 ऐसे सदस्य हैं जिसमें कि राजेंद्र त्रिवेदी एक तरह से डिफैक्टो सेकंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर थे, उनको ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा जो प्रदीप परमार हैं उन्हें ड्रॉप किया गया है। ब्रजेश मारजा जो कि मोरबी कांड के कुख्यात विधायक हैं, जिन्हें ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा अरविंद आरसी मकवाना, ये सारे जो मिनिस्टर हैं उन्हें ड्रॉप किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो बीजेपी की रणनीति है गुजरात में, वो इस कैंडिडेट सिलेक्शन से और जिस तरह से विधायकों को, जो नए कैंडिडेट को फिल किया गया है, वो क्या कहती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 5 पॉइंट जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी किस तरह से काम करती है और कुल मिलाकर पूरे देश भर में जो बीजेपी का डोमिनेंस है उसके पीछे का मूल मंत्र क्या है। तो प्योर पॉलिटिक्स में गुजरात की बात, गुजरात विधानसभा चुनाव की। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है, ट्राइड एंड टेस्टेड मूल मंत्र, बीट एंटी इनकम्बेंसी, ड्रॉप एमएलए। यानी कि अगर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना है तो सिटिंग विधायकों को, सिटिंग जो एमपी हैं उन्हें ड्रॉप करो। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि एक नई तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है और वो स्ट्रैटेजी है, यानी कि बीजेपी ने एक साबित किया है, या बीजेपी को लगता है खास करके कि सरकारों की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो इंडिविजुअल की होती है। इसीलिए सरकार की जगह अगर पनिश करना है तो मतदाता सरकार को पनिश कर दें, उससे पहले बीजेपी उन विधायकों को, उन सांसदों को पनिश करे जो कि इनकॉम्पिटेंट हैं या फिर जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की शिकायतें हैं। तो इसलिए जो पहला फार्मूला बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो हर जगह पे, हर राज्यों में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, कि ड्रॉप सिटिंग एमएलए, सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमपी। और यहां तक कि कई राज्यों में उन्होंने सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उसी को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारों की चूंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी होती है अपनी, या विधायक की होती है, या फिर मंत्री की होती है, तो अगर सरकार को बचाना है तो विधायक को बदलो या मुख्यमंत्री को ही बदल दो। जैसे कि आपने देखा कि गुजरात का ही उदाहरण ले लेंगे। गुजरात में विजय रूपानी को बदला गया क्योंकि बीजेपी को लगने लगा था कि विजय रूपानी के जरिए वो 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। वैसे ही उत्तराखंड में उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी है तो मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया। वैसे ही आप कर्नाटक में देखें, अलग अलग राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्रियों को बदलती रही है। तो पहला जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कि बीट एंटी इनकम्बेंसी, ड्रॉप एमएलए, यानी कि विधायक को बदलो, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करो और सरकार फिर से बनाओ। और इसी फार्मूले के तहत बीजेपी ने 38 विधायकों के टिकट काटे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो फार्मूला, अगर खासतौर से गुजरात में देखें कि शुरुआत से अगर देखें कि गुजरात में 2007 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय बीजेपी ने 18 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे। उसके बाद 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी 1/3 विधायकों के बीजेपी ने टिकट काट दिए थे। 2012 में बीजेपी को 116 सीटें मिली थी। 2017 में बीजेपी ने 30% विधायकों के टिकट काटे,
हालांकि उस समय पाटीदारों का एजिटेशन था, उसके बाद भी बीजेपी सत्ता में लौटी 99 सीटों के साथ, और 2022 में 35% से ज़्यादा ऊपर बीजेपी ने टिकट काटे हैं सत्ता में वापसी करने के लिए। तो पहला जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बीजेपी ने इस्तेमाल किया गुजरात में, वो सिटिंग एमएलए को ड्रॉप करने का। दूसरा क्या फार्मूला है बीजेपी की इस पूरी लिस्ट से जो समझ में आती है, वो जो दूसरा फार्मूला है कि जो अर्बन सेंटर हैं, अर्बन सेंटर पे बीजेपी का जहां पे ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया गया है। चाहे आप अहमदाबाद ले लें या फिर राजकोट ले लें, ऐसे जो सारे अर्बन सेंटर हैं, चूंकि अर्बन सेंटर पे इस बार जो बीजेपी का मुकाबला है वो आपसे है, क्योंकि आपका जो पेनिट्रेशन है गांव में उतना ज़्यादा नहीं है। आपका जो कुल मिलाकर जो दृश्य समझ में आता है, आपका जो एक एम्बियंस समझ में आता है, वो अर्बन सेंटर पे है। तो इसीलिए बीजेपी को खतरा अर्बन सेंटर पे है। अहमदाबाद की 16 सीटों में से 3 को छोड़कर बीजेपी ने सारे एमएलए वहां पे बदल दिए। राजकोट के चारों एमएलए को बीजेपी ने रास्ता दिखा दिया। तो जो अर्बन सेंटर है, जहां पर बीजेपी को खतरा आपसे है, वहां पर बीजेपी ने अपने घर के सारे बर्तन बदल डाले हैं नए बर्तन खरीदने के लिए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए की है, मंत्री की है। तो दूसरा जो फार्मूला बीजेपी ने इस्तेमाल किया है कि अपने अर्बन सेंटर को बचाओ, क्योंकि अर्बन सेंटर ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाते हैं। अगर आप देखें कि पिछले आंकड़े को देखें कि जब बीजेपी अगर पिछली बार 46 अर्बन सीटों में से 40 अर्बन सीटें 2017 के चुनाव में पाई थी, ये सारे इलाके अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, ये सारे जो इलाके हैं, तो इसलिए बीजेपी अपने अर्बन सेंटर को बचाने के लिए उन्होंने अर्बन सेंटर पे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे विधायकों के टिकट काट दिए हैं। तीसरा जो फार्मूला बीजेपी का है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जगह ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि दिल्ली सल्तनत ही डिसाइड करेगा सब कुछ। आप देखें कि इसमें आप एक ट्रेंड समझने की कोशिश करें। मसलन ये बीजेपी जैसी ही पार्टी में हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल तक गुजरात में राज किया, उसको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं समझा। नितिन पटेल, जो कि 2 दशकों तक गुजरात की राजनीति में उन्होंने पाटीदार समुदाय का एक तरह से जिसका नेतृत्व किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उनको भी बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लायक नहीं समझा, यानी कि विधायक टिकट का भी देने के लायक नहीं समझा। और विजय रूपानी के साथ तो और खास करके हुआ, विजय रूपानी को बीजेपी ने इससे पहले पंजाब का प्रभारी बनाया, एक ऐसे स्टेट का प्रभारी बनाया जहां पर बीजेपी की मात्र 2 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसकी जगह ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही सब कुछ डिसाइड करेंगे कि विधायक कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो रीजनल छत्रप हैं, रीजनल छत्रप एक एक करके एक तरह से आप देखें कि बीजेपी के पॉलिटिक्स में खत्म होते गए। एक और इसको दूसरे तरीके से समझें, जब आप किसी मुख्यमंत्री का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर विजय रूपानी से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का उदाहरण देखें, मसलन गुजरात में विजय रूपानी, उसके बाद आप उत्तराखंड में देख लें त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला विजय रूपानी की तरह। वैसे ही आप देखें कि त्रिपुरा, विप्लव देव जो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया राज्यसभा भेजकर, यानी कि राज्य में उनकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। राज्य में कोई दूसरा पावर सेंटर न क्रिएट हो जाए, चाहे विजय रूपानी हो, उन्हें पूरी तरह से गुजरात से निकाल दिया गया, उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया कि ऐसे स्टेट का जहाँ पे 2 सीटें हैं। उसी तरह से आप देखें त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं समझा गया। विप्लव देव जिन्हें राज्य से निकालने के लिए राज्यसभा दे दिया गया। आप देखें कि रघुवर दास चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें ना राज्यसभा मिला और वहाँ पर लीडर ऑफ पोजीशन भी है बाबूलाल मरांडी को बना दिया गया। तो ये सारे उदाहरण ये कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो रीजनल छत्रप की जगह दिल्ली जो है वो डिसाइड करेगा कि किसे नेता बनाना है, किसे नेता नहीं बनाना है। चौथा जो फैक्टर इस पूरी लिस्ट से आपको समझ में आएगी कि बीजेपी जो एक तरह से मानी जाती है कि कैडर बेस्ड पार्टी रही है, कैडर उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन बीजेपी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो कैडर बेस्ड पार्टी से एक तरह से इलेक्शन बेस्ड पार्टी के रूप में हुआ है, यानी कि चुनाव जीतना ही मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य है, चाहे बाय हुक एंड क्रुक, चाहे साम दंड भेद, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना ही लक्ष्य है। और इसलिए आप देखें कि इस लिस्ट में
19 से ज़्यादा जो टर्नआउट हैं, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। यानी कि 12-13% की तादाद में वो सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए, वो लिस्ट में उन्हें जगह दी गई है। अब बीजेपी का आर्गुमेंट कई तरह का। बीजेपी कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट के कई सारे नुकसान और कई सारे फायदे हैं। फायदा ज़्यादा है, क्योंकि फायदा इस रूप में ज़्यादा है कि बीजेपी के पास एक टैलेंट का पूल इकट्ठा हो रहा है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मोरबी का एग्जाम्पल ले लें। मोरबी में जिस सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है, जो कि मंत्री थे भूपेंद्र पटेल सरकार में, उनकी जगह जिन्हें टिकट दिया गया है वो उससे पहले 5 बार के विधायक थे। 2017 में वो चुनाव हार गए, लेकिन जो कांग्रेस का विधायक था वो कांग्रेस का विधायक चुनाव जीत गया। और कांग्रेस का विधायक चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उससे पोच करती है, उसे अपनी पार्टी में ले लेती है। फिर वहाँ पे बाईपोल होता है और बाईपोल में मारजा साहब जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2022 में उनका टिकट काट दिया जाता है और जो अपने टैलेंट पूल का जो कैडर बेस्ड जो कैंडिडेट था उन्हें फिर से टिकट दिया जाता है। तो बीजेपी का आर्गुमेंट है कि ये जो टर्नकोट का जो फार्मूला है, इसको इंडक्ट करने का फायदा ये है कि बीजेपी के पास एक टैलेंट का पूल हो गया है। यानी कि जो अपने कैडर से निकले हुए लोग, जो कांग्रेस से आए हुए लोग और जो और फ्यूचर में कांग्रेस से आने वाले हैं या किसी भी पार्टी के जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी उन्हें अपने पाले में ले लेती है। वहाँ पर बाईपोल होता है। बीजेपी ने एक बाईपोल मॉडल जो विकसित किया है, उसके भी अपने फायदे हैं। और किस तरह से मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों में यहाँ पे सरकारें बनी, उस बाईपोल मॉडल के आधार पर बनी। तो बीजेपी के पास एक टैलेंट का जो पूल है वो इकट्ठा हो जाता है। ये अलग बात है कि जो बीजेपी के आलोचक हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ने इस तरीके से ढेर सारे जो अपने कैडर के पॉलिटिशियन हैं, जो कैडर से ग्रूम होकर राजनीति में आए हैं, उन्हें बेरोजगार कर दिया है। यानी कि अग्निवीर फार्मूला राजनीति में भी बीजेपी ने इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगली बार वो विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगली बार वो सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा कि कौन मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहेगा उसे भी नहीं पता कि कितने दिन तक वो मुख्यमंत्री के पद पे रहेगा, क्योंकि सब कुछ डिसाइड दिल्ली से होना है। तो बीजेपी ने जो अग्निवीर फार्मूला राजनीति में इंप्लीमेंट किया है उसके अपने फायदे हैं, लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। अब जो 5वां फैक्टर है वो फैक्टर ये है, कहता है बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ब्रिंग यंग फेसेस, यानी कि नौजवानों को ज़्यादा मौका दो ताकि एक फ्यूचर की लीडरशिप तैयार हो। अब बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो 40 से कम उम्र के जो कैंडिडेट हैं, 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 40 से कम उम्र के कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया है, और ख़ास करके 50 से जो कम उम्र के यानी कि 40 और 50 के ब्रैकेट हैं, वहाँ पे 25 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर अगर 50 साल से कम उम्र के कैंडिडेट, तो 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 50 साल की उम्र से कम के हैं। ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीजेपी की जो यंग लीडरशिप है उसको ज़्यादा मौका देना। और इसीलिए आप देखें कि योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर धामी, ये सारे जो नेता जो कि 50 की ब्रैकेट में हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया है। बीजेपी ने इस फार्मूले को अपने संगठन के स्तर पर बहुत ही सख्ती से लागू किया है, लेकिन चुनाव जीतने और जो राजनीति करने के जो बाकी दूसरे स्थान हैं, वहाँ पे भी बीजेपी इस फार्मूले को तेज़ी से अपना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट को टिकट देना जो कि युवा हैं, यंग हैं। लेकिन इसके साथ में ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि विजय रूपानी, नितिन पटेल, त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी उम्र की उस दहलीज पर हैं जहां पर उनकी उम्र 65 और 66 साल है। यानी कि वो 75 पार वाले भी नहीं हैं और वो राजनीति करने के लिए उनके पास ढेर सारी अभी उम्र सीमा बची हुई है। वैसी स्थिति में अगर आप उन्हें राजनीति से किनारे कर देते हैं, उन्हें कॉर्नर कर देते हैं, उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग कर देते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी कि बीजेपी जिस फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है उसके ड्रॉबैक क्या हैं, और बीजेपी कहीं खुदा न खास्ते बीजेपी का एक्सपेरिमेंट पिट गया, जैसे कि कई राज्यों में पिटा है, जैसे झारखंड में पिटा, या फिर जहां पे बीजेपी ने एक नॉन ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही विजय रूपानी जो जैन कम्युनिटी से हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि बीजेपी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने एक बार कहा कि जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, वो या तो एजिटेशन से आते हैं या फिर इलेक्शन से आते हैं। अगर आप सिलेक्शन से नेता बनाएंगे तो उनका हाल वही होगा जो विजय रूपानी का हुआ या त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ, क्योंकि ये सारे नेता एजिटेशन से नहीं निकले,
ये इलेक्शन से नहीं निकले, यानी कि इनकी जो मास बेस्ड वैसी नहीं थी जो दूसरे नेताओं की रही है, चाहे वो शांता कुमार हो या प्रेम कुमार धूमल हो, या फिर आप अलग अलग राज्यों में देखें शिवराज सिंह चौहान हो, येदियुरप्पा हो, इनकी वैसी ही कैडर और मास में अपील नहीं है जो विजय रूपानी की हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत की रही हो। तो अगर नेता एजुटेशन से नहीं निकलेगा, अगर इलेक्शन से नहीं निकलेगा, सिर्फ सिलेक्शन से निकलेगा, तो उसका अर्श से फर्श पर जाना लाजमी है, जो बीजेपी ने इस समय विजय रूपानी के साथ किया है। तो कुल मिलाकर मोटी बात गुजरात टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की यह है कि बीजेपी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पाटना चाहती है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के चक्कर में ढेर सारे विधायक शहीद हो गए हैं और उन्हें इंतजार करना होगा अगले चुनाव का। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।